ना अब हम लोग क्विक शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्विक शॉर्ट में होता क्या है, सपोज ये गिवन एरे है जिसको हम लोग को क्विक शॉर्ट से शॉर्ट करना है। तो क्विक शॉर्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको पिवोट पकड़ते हैं। तो मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसे मैंने पिवोट पकड़ लिया ना। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है मतलब जहाँ पे एरे का लोअर बाउंड होता है उसको पिवोट लेते हैं, और जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के मतलब जिसको पिवोट पकड़े, पिवोट किसको पकड़े, फर्स्ट एलिमेंट को, तो जस्ट उसके बाद वाले पोजीशन को पी पकड़ते हैं और लास्ट वाले पोजीशन को क्यू पकड़ते हैं। क्लियर है ना। पी का काम है ऑलवेज राइट की तरफ मूव करना और क्यू का काम है ऑलवेज लेफ्ट की तरफ मूव करना। ठीक है ना। ये मूवमेंट तब तक होता है तब तक होता रहेगा ये मूवमेंट। पी राइट की तरफ तब तक बढ़ता रहेगा और क्यू लेफ्ट की तरफ तब तक आता रहेगा जब तक कि पी को पिवोट से बड़ा वैल्यू ना मिल जाए तब तक वो राइट जाएगा, और क्यू को पिवोट से छोटा वैल्यू ना मिल जाए तब तक वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ना। अगर मिल गया रिक्वायर्ड वैल्यू, पिवोट से बड़ा वैल्यू पी में आ गया और क्यू में पिवोट से छोटा वैल्यू आ गया, तब दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। लेकिन ये इंटरचेंज तभी करेंगे, तभी तक इंटरचेंज पी में, सपोज पी में 11 से बड़ा वैल्यू है, ठीक है, 11 से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो सपोज 13, और क्यू में पिवोट से छोटा वैल्यू चाहिए जो कि ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो 13 और 3 तभी इंटरचेंज करेंगे जब तक कि सपोज जैसे कि ये हम लोग का क्यू पॉइंटर है और ये हम लोग का पी पॉइंटर है, तो जब तक कि पी और क्यू पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे हुए रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें। क्रॉस का मतलब है सपोज क्यू इधर बढ़ रहा और पी इधर बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, ठीक है, दोनों अदल बदल जाएंगे, तब उस समय स्वैपिंग नहीं होता है। तब उस समय पी और क्यू ना स्वैप करके क्यू और पिवोट स्वैप करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं शुरू से। तो ये जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट एलिमेंट को पिवोट ले लेते हैं, देन नेक्स्ट वाले को पी लेते हैं और लास्ट वाले को क्यू लेते हैं। तो ना चेक करते हैं कि क्या पी में भी कितना है 2, क्या ग्रेटर देन है 11 से, नहीं है, तो पी प्लस प्लस होगा, हम लोग का जो पी है आगे बढ़ेगा। तो क्या ये इससे बड़ा है 9, 11 से बड़ा है, नहीं, तो फिर पी अगेन चेक आगे बढ़ेगा और चेक करेगा कि क्या 13 11 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो पी यहाँ पे रुक जाएगा ना। क्यू चेक करेगा कि क्यू में जो वैल्यू है वो पिवोट से छोटा है, ऑब्वियसली है, तो क्यू यहीं के यहीं रहेगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस अभी तक नहीं किए, तो दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब पी और क्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इंटरचेंज होते ही हम लोगों को जो नया एलिमेंट्स मिलेगा एरे का वो इस टाइप से होगा 11 2 9, और यहाँ पे जब दोनों इंटरचेंज करेंगे तो 3 यहाँ पे 57 25 17 190 और 13, ठीक है, ये 13 है। तो इस टाइप से हम लोग का स्टेप 1 अभी कंप्लीट, अभी मतलब ये जो फेज़ 1 का जो लूप है ये चल ही रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग का जो पी पॉइंटर है, पी पॉइंटर कहाँ था, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे, और क्यू पॉइंटर लास्ट पे था। तो दोनों के वैल्यू चेंज हो गए, पॉइंटर तो अभी भी वहीं का वहीं है, पी पॉइंटर अभी भी वहीं का वहीं है, और क्यू पॉइंटर भी अभी का वहीं है ना। अब अगेन यही काम स्टार्ट होगा, यही काम फिर से चलेगा कि पी में उससे बड़ा वैल्यू खोजना है। ये तब तक चलता रहेगा, पी में बड़ा वैल्यू खोजना, क्यू में उससे छोटा वैल्यू खोजना, जब तक कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते। सिंपल है, पी और क्यू एक दूसरे से को क्रॉस नहीं कर जाते, ठीक है, मतलब पी इधर आ जाए सपोज और क्यू उधर से इधर इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो अभी भी क्रॉस नहीं किया तो चलेगा, तो पी में उससे बड़ा वैल्यू खोजना है। तो ये है नहीं बड़ा, ये है पिवोट वही का वही रहेगा, ठीक है, अंतिम तक, इस जब तक क्रॉस नहीं करते। तो पी यहाँ पे आ गया, इससे बड़ा वैल्यू खोजना, अब इससे छोटा वैल्यू खोजना है क्यू के लिए। तो 13 तो इससे छोटा है नहीं, 90 भी छोटा नहीं है, तो ये छोटा हो गया ना, मिल गए। पी में पिवोट से बड़ा और क्यू में पिवोट से छोटा ना, दोनों पी और क्यू आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। तो इंटरचेंज कर गए 11 2 9 3 1 25 17 57 90 और 13, ठीक है ना। पॉइंटर तो वहीं का वहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे पॉइंटर रहेगा पी, और उधर से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे पॉइंटर रहेगा क्यू ना। अभी भी पिवोट यही है ना, अभी भी दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, तो अगेन ये चलेगा। पिवोट में उससे बड़ा वैल्यू खोजना है, पी में पिवोट से बड़ा वैल्यू खोजना है, तो ये है नहीं, हाँ 25 है तो मिल गया ना। क्यू में पिवोट से छोटा वैल्यू खोजना है, तो पिवोट है 11, उससे छोटा वैल्यू 57 नहीं है, तो ये लेफ़्ट बढ़ेगा। लेफ़्ट में 17 है, वो भी नहीं है तो लेफ़्ट बढ़ेगा। 25 भी नहीं है तो और लेफ़्ट आएगा, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा 1,
जो कि उससे छोटा है, तो P में पिवोट से बड़ा वैल्यू और Q में पिवोट से छोटा वैल्यू आ गया। नाउ जैसे ही ऐसा हुआ तो ये वैल्यू मिल गया, बट अब इस बार P और Q इंटरचेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था इंटरचेंज P और Q तब तक ही करते हैं जब तक कि वो एक दूसरे को क्रॉस ना किए हों। चूँकि यहाँ पे क्रॉस कर गए एक दूसरे को तो P और Q आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। ठीक है, सिंपली जो है वो जो Q है, मतलब P और Q आपस में इंटरचेंज ना होगा, Q और P पहले इंटरचेंज होता था, अब Q और पिवोट इंटरचेंज होगा। इससे एरे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इंटरचेंज करते हैं, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ, तो 1 2 9 3 और ये पिवोट यहाँ पे आ जाएगा और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 25 17 57 90 और 13 इस टाइप से। तो देखो एरे अब 2 पार्ट में बढ़ गया, जिधर पिवोट से छोटा एलिमेंट पूरा लेफ्ट पार्ट में और पिवोट से बड़ा एलिमेंट राइट पार्ट में। ना ये एरे जो 2 पार्ट में बढ़ा है इस पर अगेन क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे, मतलब ये इसको एक अलग एरे ट्रीट करेंगे। 1 2 9 3 11 और ये डिवाइड एंड कनकर अप्रोच है, पहले डिवाइड होता है देन कनकर होता है। ठीक है ना, ये हुआ बाइनरी सर्च हुआ, मर्ज सॉर्ट हुआ, ये सब डिवाइड एंड कनकर फॉलो करते हैं। राइट, डिवाइड एंड कनकर एकदम मोस्ट कॉमन है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जनरली हम लोग को अगर बोलते हैं एग्जाम में तुक्का भी मानना होगा कि कौन सा अप्रोच फॉलो करा तो डिवाइड एंड कनकर ही बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि शॉर्टिंग जनरली डिवाइड एंड कनकर में ही आता है, मतलब अगर बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें तुक्का भी मानना होगा तो ये डिवाइड एंड कनकर होता है। ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारा है लेकिन ज़्यादा चांसेस है डिवाइड एंड कनकर बोलने पे, उस समय हम सही हो जाएंगे। तो ये क्योंकि डिवाइड एंड कनकर अभी हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स में नहीं हुआ, एल्गोरिदम्स में आता है, तो वो बाद में देखेंगे ना। तो ये एरे 1 हुआ ना, इसमें अगेन इस वाले को पिवोट पकड़ेंगे, इस वाले को P, इस वाले को Q, और इसको अलग से पूरा सॉल्व करेंगे ना। सिमिलरली इस वाले को भी अलग से पूरा सॉल्व करेंगे, इस वाले को पिवोट पकड़ेंगे, इस वाले को P, इस वाले को Q और पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये अप्रोच रिपीट होगा जब तक कि एक एक एलिमेंट सिंगली ना बढ़ जाए। जैसे ये सिंगल एलिमेंट है, इस टाइप से एक एक एलिमेंट सिंगली ना बढ़ जाए ना। अब इसका एल्गोरिदम किस टाइप से लिखेंगे इसको देखते हैं। तो इसका एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्विक सॉर्ट, जिसका एल्गोरिदम लिखने आता है। तो इसमें मैं ए नाम का एक एरे ले रहा हूँ और लोअर बाउंड अपर बाउंड, क्योंकि यही 2 फिक्स्ड है किसी भी एरे का, तो इसलिए इनको ले रहा हूँ ना। स्टेप 1 में हमने क्या देखा था कि जो एरे है, स्टेप 1 जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे थे कि जो एरे था, एक जो पर्टिकुलर एरे था, उसमें पिवोट किस वाले को सेट किए थे, जो लोअर बाउंड है उस वाले को। P किसको सेट किए थे, लोअर बाउंड, ये अगर लोअर बाउंड बोलते हैं इसको एरे का, इसको अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो लोअर बाउंड वाले को पिवोट सेट किए थे और लोअर बाउंड +1 वाले को P और अपर बाउंड वाले को Q सेट किए थे। ठीक है, तो ये स्टेप हम लोग लिखेंगे कैसे। स्टेप 1 इनिशियलाइजेशन, पिवोट होगा लोअर बाउंड, P होगा लोअर बाउंड +1 और Q होगा अपर बाउंड। ठीक है, नाउ स्टेप 2 में ये जब सेटिंग हो गया था उसके बाद क्या हुआ था, ये P में उससे बड़ा वैल्यू खोजना स्टार्ट हो गया था और Q में छोटा वैल्यू। कब तक? जब तक कि P Q एक दूसरे को क्रॉस ना करे। ठीक है, तो सिंपली है लिखेंगे वाइल P <= Q, जब तक P Q से छोटा है तब तक लूप चलेगा। लूप में क्या था कि P में पिवोट से बड़ा चाहिए, तो P कब तक आगे बढ़ रहा था, P आगे कब तक बढ़ रहा था, जब तक कि उसको बड़ा ना मिल जाए। मतलब जब तक कि P में छोटा है पिवोट से तब तक वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ के जैसे ही बड़ा मिल जाएगा उसको पिवोट से तो वो रुक जाएगा। तो सिमिलरली उल्टा टाइप से लिखेंगे कि वाइल जब तक कि हम लोग का पिवोट वाला एलिमेंट, पिवोट में जो एलिमेंट है वो छोटा है, पिवोट P में जो एलिमेंट है वो पिवोट के एलिमेंट से छोटा है। जैसे कि पिवोट P में जो एलिमेंट है वो पिवोट के एलिमेंट से छोटा है। देखो P में जो एलिमेंट है वो पिवोट के एलिमेंट से ये छोटा है। तब क्या करते थे, P को आगे बढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि P में पिवोट से बड़ा एलिमेंट चाहिए होता था। तो सिमिलरली यहाँ पे P को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि P में पिवोट से जब बड़ा एलिमेंट चाहिए। तो जब तक P में छोटा एलिमेंट है तब तक P को आगे बढ़ाओ, जब बड़ा मिल जाए तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, तब तक P को आगे बढ़ाओ। सिमिलरली जब तक Q में हम लोग को क्या चाहिए, छोटा चाहिए, तो उल्टा लिखेंगे कि जब तक Q में बड़ा एलिमेंट है पिवोट से तब तक Q को घटाओ, ठीक है ना। मान लो मिल गया, जैसे कि ये मिल गया, P में पिवोट से बड़ा मिल गया, Q में पिवोट से छोटा मिल गया ना। अब क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे।
कब इंटरचेंज होता है? जब तक एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तो इंटरचेंज भी करने के पहले लिखना पड़ेगा, चेक कर लेना होगा एक बार से कि इफ़ पी लेस देन क्यू, मतलब क्या पी क्यू एक दूसरे को इंटरचेंज क्रॉस तो नहीं कर गए। अगर नहीं किए हैं, मतलब पी अगर लेस देन क्यू है, मतलब पी और क्यू एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए हैं, तभी इंटरचेंज होगा। देन इंटरचेंज इट, तो तब तक एलिमेंट इंटरचेंज होगा। तो मान लो इंटरचेंज होता गया, इस टाइप से होता गया एंड सो ऑन। नाउ एक ऐसा समय आएगा जब पी और क्यू एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। तो वाइल लूप से हम लोग बाहर निकल आएंगे, क्योंकि वाइल लूप के अंदर हम लोग तब तक रहेंगे जब तक कि पी और क्यू एक दूसरे के क्रॉस नहीं किए हुए रहते हैं। जैसे एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं हम लोग वाइल लूप से बाहर निकल आते हैं। तो बाहर देखो यहाँ पे पी और क्यू एक दूसरे को क्रॉस कर गए, तो हम लोग वाइल लूप से बाहर निकल आएंगे। नाउ जैसे ही क्रॉस करते हैं तो पिवोट का इंटरचेंज किसके साथ होता है? क्यूब के साथ। क्यूब और पिवोट इंटरचेंज करते हैं, ना कि क्यू और पी। तो इस वाले को यहाँ पे हम लोग, फिर कौन सा स्टेप था? अभी स्टेप 2 था ना, वो अभी स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे कि जब पी और क्यू एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हो तब इंटरचेंज करो क्यू एवं पिवोट को, क्यू एंड पिवोट को इंटरचेंज करो, ठीक है ना। क्यू एंड पिवोट को इंटरचेंज करते ही क्या हुआ था? देखो एरे 2 पार्ट में बट गया था। तो ना इसको भी फिर से क्विक शॉर्ट करना होगा, इसको भी फिर से क्विक शॉर्ट करना होगा, जैसे कि इस वाले को क्विक शॉर्ट किए थे पूरा को। तो लास्ट स्टेप 4 क्विक शॉर्ट में पास करेंगे हम लोग उसी, अब नया अब 2 एरे में बढ़ चुका है, तो 2 बार क्विक शॉर्ट अप्लाई करेंगे। चूँकि एरे का नाम तो नहीं बदला, ये का यही है ना। लोअर बाउंड इसका वही है, जो पहला वाला एरे का लोअर बाउंड सेम है, लेकिन अपर बाउंड क्या हो गया? देखो ये वाला क्यू यहाँ पे था, इस जगह पे क्यू था जहाँ पे अब नया एलिमेंट आया, तो अभी भी क्यू तो यहीं पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो क्यू का बगल वाला क्या होता है? Q-1। तो लोअर बाउंड से Q-1 तक एक एरे है, और Q+1 से लेके अपर बाउंड तक एक एरे है। तो लोअर बाउंड से Q-1 तक एक एरे है, और Q+1 से अपर बाउंड तक एक एरे है। तो ये रहा ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कैसे करते हैं। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्स्ट केस के बारे में, कि कब सबसे बुरा केस होगा। तो जब भी हमारा पिवोट सबसे बड़ा, बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, तब रोस्ट केस पैदा होता है, ठीक है ना। जैसे कि इस टाइप से मान लो 7, 6, 5, 14, ठीक है। तो चाहे जैसे 17 पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, चाहे और भी जैसे कि 42, 2, 5, 7 इस टाइप से, ठीक है। तो पिवोट एलिमेंट जब बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे होता है तब रोस्ट केस पैदा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, ये एक तरीका है रोस्ट केस का। और अनइक्वल डिवीज़न होता है उस केस में, अनइक्वली स्प्लिट होता है। देखो तो ये इस टाइप से स्प्लिट होगा, मतलब ये मान लो पिवोट है, तो पी में उससे बड़ा वैल्यू चाहिए तो पी भी यही है, और क्यू में छोटा चाहिए, मान लो क्यू यही है। तो अब क्या होगा, पी में उससे बड़ा ऑलरेडी है, तो पी और क्यू इंटरचेंज होंगे, इस टाइप से करेंगे। तो जब अनइक्वल डिवीज़न आता है, ठीक है ना, तो सिंपली है जब पिवोट में उससे मतलब जब हम लोग का पिवोट बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, मतलब जब अनइक्वल डिवीज़न का केस हो, तब उस केस में रोस्ट केस पैदा होता है। तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो रेफरेंस रिलेशन होगा, चूँकि पिवोट को छोड़कर n-1 एलिमेंट को एनालाइज करना है, क्योंकि ये तो कॉर्नर एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो पिवोट को छोड़कर n-1 एलिमेंट को एनालाइज करना है इस केस में, तो हम लोग का Cn+t, चूँकि n-1 को करना है तो Tn-1 के टर्म में लिखा जाएगा, और Cn एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो n-1 के टर्म में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन होगा ना। अगर इसको हम लोग डिराइव करें तो Cn Tn-1 को लिख सकते हैं Cn-1 प्लस Tn-2, जैसे Tn को लिख सकते थे n होने पे n-1, तो n-1 होने पे n-1 n-2। तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे Cn प्लस Cn-1 प्लस Cn-2 प्लस Tn-3 एंड सो ऑन। हम लोग लास्ट तक इसको लिखेंगे कि Cn प्लस Cn-1 प्लस Cn-2 प्लस डॉट 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 Cn-k+1। अगर k+1 है तो t में उससे कम होता है तो n-k होगा खाली, n-1 होने पे उससे कम होता है n-2, n-2 होने पे उससे कम होता है t में n-3, तो n-k+1 होने पे कम होगा n-k। नाउ एट k = n पर
ठीक है। तो k इक्वल्स टू एन पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा ज़ीरो करना रहता है, तो n इक्वल टू के करने पे ज़ीरो होगा, तो टी ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। टी ऑफ ज़ीरो एक कांस्टेंट होता है, टी ऑफ ज़ीरो नथिंग बट एक कांस्टेंट सी होता है, तो सिंपली हम लोग एक कांस्टेंट सी ले लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, कांस्टेंट सी लिखते हैं इस वाले के जगह पे, प्लस यहाँ पे देखो क्या आएगा, n इक्वल टू के है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो c ऑफ 1 आएगा। सिमिलरली इसके बाद वाले में c ऑफ 2 आएगा, एंड सो ऑन, लास्ट वाले में c ऑफ n आएगा, तो मतलब c इंटू n आएगा, सॉरी c ऑफ नहीं, c इंटू, तो c को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n, तो c प्लस n इंटू एन स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2 होता है इसका, अच्छा जो भी हो, प्लस 1 माइनस 1, तो ओवरऑल देखो n स्क्वायर का टर्म आएगा, तो c n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा ये वाला, राइट, ठीक है। तो इस टाइप से होता है ना। तो ये हो गया हम लोगों का ये। अब नाउ हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इस क्विक शॉर्ट वाले एल्गोरिथम में एवरेज केस के बारे में। तो एवरेज केस का डेरिवेशन डीएस के कोर्स में नहीं है, वो एल्गोरिथम के कोर्स में आता है। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो किस टाइप से होता है, समेशन p इक्वल्स टू 1 टू n 1/n टी पी माइनस 1 प्लस टी एन माइनस पी प्लस n प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजन इस पार्टीशन को करने में n प्लस 1 कंपैरिजन लगता है अगर n एलिमेंट्स हो तो ना। एवरेज टाइम टू सॉर्ट द सब एरे, ठीक है ना, कितना है, व्हेन द प्रोबेबिलिटी, जब कब, मतलब जो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ईच पिवोट अगर p हो, तब एवरेज टाइम टू सॉर्ट सब एरे कितना होता है, तो टी पी माइनस 1, ठीक है, प्लस टी एन माइनस पी, मतलब p माइनस 1 मतलब कितना, अगर 5 एलिमेंट मान लेते हैं कि n इक्वल टू 5 एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/5, दैट्स वाई 1/n, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी 1/n हो जाएगा एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने का। नाउ सपोज 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, तो 0th एलिमेंट लेफ्ट साइड ऑफ द पिवोट होगा, ठीक ना, मतलब अगर ये पिवोट है तो इसके लेफ्ट साइड में कितना, अगर ये पिवोट है तो इसके लेफ्ट साइड में कितना एलिमेंट है, 0, प्लस इसके राइट साइड में कितना एलिमेंट है, 4। मान लेते हैं अगर पिवोट ये ना हो कि ये होता, तो इसके लेफ्ट साइड में 1 होता और राइट साइड में कितना होता, 3 होता। मतलब सिंपली हम लोग यहाँ पे, मतलब जनरली अगर हम लोग कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, अगर इन लोगों को हम ऐड करें तो जैसे कि देख ले रहे हैं, फिर अगर ये वाला होता मिड में तो इसके लेफ़्ट साइड में 2 था और राइट साइड में 2 था, ना ये वाला है, इसके लेफ़्ट साइड में 3 था, राइट साइड में 1 था, और जब ये पिवोट होता तो इसके लेफ़्ट साइड में 4 होता, राइट साइड में 0 होता, मतलब हर टर्म 2 बार रिपीट कर रहा, तो 2 इंटू, और चूँकि एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो 2 इंटू टी ऑफ 0 प्लस टी ऑफ 1 एंड सो ऑन टी ऑफ 4, ठीक है। तो मतलब 2/5, इसको हम लोग अगर समेशन के फॉर्म में लिखे तो p इक्वल्स टू 1 to 5 टी पी माइनस 1, ठीक है ना, जैसे p इक्वल टू 1 बैठाओ, टी ऑफ 0 p इक्वल्स टू 2 बैठाओ तो 2 माइनस 1 1 टी ऑफ 1, 5 बैठाओ तो 5 माइनस 1 टी ऑफ 4। तो इस टाइप से 2/5 टी पी माइनस 1 और n प्लस 1, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जो पार्टीशन होता है उसको, मतलब कंपैरिजन जो होता है टू डू द पार्टीशन, ठीक है ना, मतलब जितना भी पार्टीशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें जितना पार्टीशन करने के लिए जितना कंपैरिजन होता है वो n प्लस 1 होता है, n एलिमेंट है तो n प्लस 1 कंपैरिजन होगा, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन होता है। और इस एक्सप्रेशन को भी हमने देखा कि हम लोग लिख सकते हैं 2/n, इन सबको, चूँकि ये दोनों मिल के एक सिंगल टर्म प्रोड्यूस करते हैं तो इसीलिए ये दोनों मिल के ट्वाइस ऑफ p माइनस 1 होगा, तो ट्वाई बाहर निकल जाएगा, तो केवल p माइनस 1, ठीक है। और चूँकि ये सम के अंदर होगा तो 2/n समेशन p इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, प्लस n प्लस 1। तो ये हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे थीटा ऑफ n log n आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n। वहीं अगर हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे तो n स्क्वायर आता था, ठीक है। तो ये एवरेज केस है के बारे में ना। बेस्ट केस तब होता है ना जब पिवोट के दोनों तरफ, मतलब हाफ
मतलब ऑलमोस्ट इक्वली हो, मतलब दोनों हाफ इक्वल हो, मतलब इक्वल डिवीज़न हो, ठीक है। मतलब अगर इस पिवोट यहाँ है तो इधर जितना एलिमेंट है इधर भी उतना ही हो। तो बेस्ट केस में जो रेकरेंस इक्वेशन होगा वो क्या होगा, चूँकि हाफ हाफ बढ़ रहा तो 2 हाफ में बढ़ रहा तो 2 इंटू टी, लेकिन एलिमेंट हाफ हो रहा तो n/2, ठीक है ना। और कांस्टेंट हमेशा लिखा जाता है तो c ऑफ n, c इंटू एन कॉन्स्टेंट है ना। अब इस वाले को सॉल्व अगर करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n log n आएगा। तो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्विक शॉर्ट।